हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह है आपका चैप्टर 6 सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया। चैप्टर का आपका नेम है टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे द गिवन सिलेबस टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया। क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो रूरल एंड डेजर्ट एरिया के लिए असेंशियल हो जाती हैं, और क्या नीड है टेक्नोलॉजी की फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया, दैट वी विल स्टडी इन दिस। आफ्टर दैट वी विल स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया क्या होता है, कितने टाइप के डेजर्ट एरिया होता है, और डेजर्ट एरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर जैसे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स के। तो विद रिस्पेक्ट टू हम राजस्थान अगर देखें तो थार डिजर्ट जो है राजस्थान में फैला हुआ है, तो हम थार डिजर्ट को एसेंशियली इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। तो थार डिजर्ट इसके बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद डिजर्टिफिकेशन एंड इट्स कंट्रोल। देखो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे कोई नॉर्मल लैंड है उसका धीरे धीरे वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको डिजर्टिफिकेशन कह देते हैं। तो इसका कंट्रोल क्यों असेंशियल है, डिजर्टिफिकेशन क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आफ्टर दैट सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। देखो सैंड ड्यून्स जो होते हैं डिजर्ट एरिया के अंदर, और इनका स्टेबलाइजेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कैसे इसका स्टेबलाइजेशन किया जाता है, सैंड ड्यून्स का कैसे स्टेबलाइजेशन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये जो भी गिवन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज फॉर द रूरल एंड डेजर्ट एरिया एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट। देखो क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं रूरल एंड डेजर्ट एरियाज़ के लिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और टेक्नोलॉजी जो है रूरल एंड डेजर्ट एरिया के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया इज़ एन एसेंशियल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया इज डिफाइंड एज द लो कॉस्ट need based which must be economical, socially acceptable and environmental friendly। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोई न्यू एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिकली देखते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमिकल है, सोशली एक्सेप्टेबल है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो ये जो भी तीनों चीज़ें हैं, ये तो अगर आप टेक्नोलॉजी अर्बन एरिया के लिए लाओ, रूरल एरिया के लिए लाओ या डिजर्ट एरिया किसी भी एरिया के लिए लाओ, ये आपकी एप्लीकेबल होती है। लेकिन स्पेसिफिकली हमने यहाँ लिखा है लो कॉस्ट और नीड बेस्ड। तो यहाँ पे रूरल एरियाज़ के लिए ये चीज़ आ जाती है कि आपकी टेक्नोलॉजी है जो लो कॉस्ट होनी चाहिए और नीड बेस्ड होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिफाइन की गई है रूरल एंड डिजर्ट एरिया के लिए, कि दिस मस्ट बी लो कॉस्ट नीड बेस्ड एंड इकोनॉमिकल सोशल एक्सेप्टेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है। तो इन डिजर्ट एरिया ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डिफिशिएट एंड शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज एंड रोड, द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेब्लिश्ड की गई थी 1986 में। तो देखो काफ़ी शॉर्टेज हो रहा था, जैसे पावर में शॉर्टेज, वाटर में शॉर्टेज, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी अच्छी, और रोड जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके रूरल एंड डिजर्ट एरिया में नहीं थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका क्या काम है, इसका काम यह है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को आप रूरल एंड डिजर्ट एरिया में प्रमोट करोगे, उन टेक्नोलॉजी को इनक्रेज करोगे और उनका रूरल एरिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। ठीक है, विद पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन पीपल लिविंग। और किसके लिए स्पेशली, जो लोग बीपीएल में आते हैं, बिलो पोवर्टी लाइन के हैं, जो एससी एसटी कैटेगरीज के हैं, एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रूरल पीपल। जो भी रूरल एरियाज़ में पीपल लिविंग हैं वहाँ पे स्पेशली फोकस किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि ये बीपीएल वाले लोग, एससी एसटी वाले लोग और जो भी सेक्शंस हैं, जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर सकें। तो देखिए डिज़र्ट एरिया में आपकी पानी की कमी है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि वहाँ पे सनलाइट जो है वो काफ़ी अवेलेबल हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो आपने देखो टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ा था रूरल एंड डेजर्ट एरिया में कि नीड बेस्ड। तो नीड बेस्ड आप यहाँ पे देखोगे कि
वाटर की कमी है, पानी की कमी है, तो हम उस तरीके की टेक्नोलॉजी लाएंगे। और वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी सिस्टम है, वो हम यहाँ पे डिजर्ट एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एरिया नीडेड इन वेरियस सेक्शन फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड डिजर्ट एरियाज। तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, जैसे कुकिंग के लिए क्या टेक्नोलॉजी होगी, सैनिटेशन के टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्थ, एजुकेशन, रेफ्रिजरेशन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स। तो देखिए हम बात करते हैं कुकिंग के लिए। तो देखिए कुकिंग के लिए जो है रूरल एरियाज़ में पावर की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इस जो भी एफिशिएंट स्मोकलेस जैसे चूल्हाज होते हैं या कोई ब्रिकवेट्स, सोलर कुकर्स, ये सब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए सोलर कुकर है, एक बार आपकी इनिशियल कॉस्ट भले ही ज़्यादा हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ लगाए जा सकते हैं सोलर कुकर्स, लेकिन आफ्टर दैट द कॉस्ट ऑफ कुकिंग विल बी वेरी लेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट सैनिटेशन की। तो सैनिटेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम होता है सैनिटेशन के लिए, लाइफ स्ट्रो एक ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम। देखो देखो ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी दिक्कत होती है रूरल एंड डिजर्ट एरियाज में। तो क्या होता है कि लाइफ स्ट्रो एक स्ट्रो है जिससे आप गंदे पानी को फिल्टर करके ये साफ़ पानी देता है, तो इससे आप पानी पीने के लिए पी सकते हो। और अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्ट्रो की जो एज होती है, मतलब ये 4000 लीटर ऑफ वाटर जो है फिल्टर कर सकता है। तो कहने का मतलब बहुत ही लो कॉस्ट है। तो सैनिटेशन में आपके आ गया BIPU एंड लाइफ स्ट्रो। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया है, जो गाँव में आप देखते होंगे जुगाड़ सिस्टम होता है, वो एक नई टेक्नोलॉजी है। हेल्थ के लिए देखिए फेज चेंज इनक्यूबेटर। फेज चेंज इनक्यूबेटर सिस्टम ये है कि जैसे मान लो आप रूरल एरिया में रह रहे हैं और आपको अर्बन एरिया में कोई हॉस्पिटल, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल होते नहीं हैं, तो अर्बन एरिया जहाँ पे कोई ऐसी भी इलाका हो सकता है जैसे रिमोट एरिया है जहाँ से एक्सेसिबल नहीं है शहरी एरिया, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आप मान लो आप सैंपल चेक करवाना, आपका ब्लड सैंपल चेक करवाना है, तो अगर आप जाने के लिए कॉस्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अपना जो सैंपल है वो फेज चेंज इनक्यूबेटर में प्लेस कर दोगे। जो जो भी आपका सैंपल होगा वो फिर ख़राब नहीं होता है 4 से 5 दिन के लिए, और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ पे आपका चेकअप किया जा सकता है। रेफ्रिजरेशन की बात करें तो खाने का रेफ्रिजरेशन की बात यहाँ पे हो रही है, पानी की रेफ्रिजरेशन के सिस्टम की बात हो रही है। तो पोर्ट इन पोर्ट सिस्टम होता है, पोर्ट इन पोर्ट जो मटके के अंदर मटका हो गया, जिसमें क्या है कि आपका जो खाना है वो बहुत टाइम के लिए सेफ हो सकता है और वो ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स। तो देखिए रूरल एंड डिजर्ट एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन इस तरीके की करो जो कि आपके मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। Apart from the given technologies requirement, following technologies can be helpful for the development of rural areas। तो एडिशनल कोई टेक्नोलॉजीज जो हैं हम यहाँ पे बात करते हैं, पानी की दिक्कत होती है गाँव में और डिजर्ट एरियाज में, तो क्या करोगे आप, पानी को बचाओगे। हाउ वी कैन कंजर्व द वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जिसमें आप पानी की बचत कर सकते हो। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ICT सेंटर्स आप खोल सकते हो। कोई इंटरनेट सिस्टम है वो आप गाँव में यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हैं आप रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, तो रूरल एरिया के पीपल भी डिज़र्व करते हैं कि उनको भी सिमिलर फैसिलिटीज़ मिले, उनको भी सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ मिले। तो ICT सेंटर्स आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बायो CNG टेक्नोलॉजीज़, जो भी आपका वेस्ट निकलता है उसका आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हो, बायो CNG टेक्नोलॉजी हो गई। उसके अलावा लाइफ स्ट्रो की हमने बात कर ली कि लाइफ स्ट्रो एक सिस्टम होता है जिससे आप गंदे पानी को ये फ़िल्टर करके आपको पानी पिला सकता है, लाइफ स्टॉक सिस्टम हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजीज़ के लिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज़ फॉर द रूरल एरियाज़, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है पॉसिबल हो सकती है। पहले आप लिखोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी की इन डिजर्ट एरिया एंड रूरल एरिया। आफ्टर दैट यू विल राइट कि क्या मेजर्स लिए गए हैं कि आपकी जो भी रूरल एंड डिजर्ट एरिया में टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट किया जाए। आफ्टर व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यू कैन राइट फ्रॉम हियर। अब डिजर्ट एरिया की हम बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी फॉर डिजर्ट एरिया, देखिए टेक्नोलॉजी फॉर डिजर्ट एरिया एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ पे आपकी खेती नहीं होती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंडोर फार्मिंग और कोकोनट हस्क का यूज़। कोकोनट हस्क का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि
डिजर्ट एरिया में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कोकोनट हस्क जो है वो आपका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो यूज़ लो अंडरग्राउंड वाटर, तो आपका जो भी अंडरग्राउंड वाटर है लो डेप्थ पे उसको आप यूज़ कर सकते हो, सनलाइट का आप यूज़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब की चीज़ें आएगी आपके एग्रीकल्चर में। आफ्टर दैट ड्रिप इरिगेशन, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आपको अच्छे से पता होगा कि ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम, इरिगेशन में आप पढ़े होंगे, तो आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। बाकी आप देख लीजिए, ड्रिप इरिगेशन आपको सबको पता ही होगा, मेन लाइन आती है उससे सब लाइंस जाती है, और जो भी पेड़ होता है, जो पेड़ होता है वहीं पे आपकी ड्रिप का सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई जिसको हम बोलते हैं, पेड़ के पास ही आपकी बूंद गिरेगी पानी की, तो उससे क्या है कि आपका पानी जो है बहुत ज़्यादा बचेगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ड्रिप इरिगेशन के वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द यील्ड अप टू 230%, आपकी 2.3 टाइम्स आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। सेव वाटर अप टू 70% एज कम्पेयर टू द फ्लड इरीगेशन, मोर लैंड कैन बी इरीगेटेड फ्रॉम द सेव वाटर। जितना भी आपने पानी बचाया है उससे आपकी इरीगेशन ज़्यादा हो सकती है। क्रॉप ग्रोस कंसिस्टेंटली, हेल्दियर एंड मेच्योर फास्ट, आपकी मेच्योरिटी होगी, जो पौधे होंगे पेड़ होंगे उनकी जल्दी होती है, वो हेल्दी होते हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो कंसिस्टेंट होती है। अर्ली मेच्योरिटी रिजल्ट इन हायर एंड फास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी मेच्योरिटी जल्दी होगी, आपके जो भी जैसे मान लो आपने कोई गेहूं का पेड़ लगाया, जल्दी मेच्योर हो गया, तो आपकी जो भी आउटपुट निकलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको जल्दी मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, इंटर कल्चरिंग एंड लेबर गेट रिड्यूस, आपको खेत में पानी देने के लिए अलग से लेबर नहीं बुलानी पड़ेगी। जो ड्रिप सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो जाता है, आपकी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो ड्रिप इरिगेशन। एनी टाइप ऑफ टेरेन कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस, तो कोई टेरेन की दिक्कत आती है कि कहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पाता है, तो ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट सूटेबल है। उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है डिजर्ट एरिया में वो है आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए कि सोलर एनर्जी सिस्टम है वो आपके रूरल एंड डिजर्ट एरिया दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो डिजर्ट एरियाज़ के लिए है सोलर एनर्जी, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और एक सिस्टम होता है साल्ट वाटर, जिसमें आपको क्या करें, कूल्ड ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आप यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ए डिजर्ट। डिजर्ट क्या है, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड अलोंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजर्ट। देखो, डिजर्ट इज ए लार्ज ड्राई बैरन रीजन यूजुअली हैविंग सैंडी और रॉकी सॉइल एंड लिटिल और नो वेजिटेशन, वाटर लॉस टू इवोपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट एरिया एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। कहने का मतलब ये है कि डेजर्ट एरिया वो होता है जिसमें आपका प्रेसिपिटेशन जो है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेन की फॉर्म में, और डेजर्ट एरिया में जनरली रेन की फॉर्म में होगा प्रेसिपिटेशन, सुबह सुबह ओस गिर सकती है, उससे ज़्यादा डेजर्ट एरिया में ज़्यादा बारिश का या प्रेसिपिटेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो प्रेसिपिटेशन की रेट होती है उससे ज़्यादा ही आपके इवोपरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन के लॉसेज हो जाते हैं। तो अगर प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो जाती है। दैट्स वाई द डेजर्ट एरिया इज़ ए ड्राई रीजन, ठीक है, एंड यूजुअली हैविंग सैंडी और रॉकी सॉइल। यहाँ पे सॉइल का टाइप भी बता रखा है कि सैंडी सॉइल होती है या रॉकी सॉइल होती है, और लिटिल और नो वेजिटेशन, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है। वाटर लॉस टू एवोपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन डिजर्ट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मोस्ट ऑफ द डिजर्ट हैव प्रेसिपिटेशन ऑन एन एवरेज ऑफ 25 सेंटीमीटर। एवरेजन 25 सेंटीमीटर, कितने टाइम में, एक साल में 25 सेंटीमीटर की एवरेजन जो है बारिश होती है, जिसको आप 10 इंच भी लिख सकते हो। इट इज़ एन एरिड रीजन हैविंग एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड स्केयर वेजिटेशन, बहुत कम यहाँ पे वेजिटेशन होती है, स्केयर दुर्लभ वेजिटेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको डिजर्ट का मतलब पता चल गया होगा, इसको आप डेफिनेशन को एक बार पढ़ोगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डिजर्ट क्या होता है, उसको डिफाइन किस तरीके से। जहाँ पे देखो आपको पता है कि डिजर्ट है, पानी की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है, ठीक है, और वहाँ पे जो बारिश हो रही है उससे ज़्यादा वहाँ पे इवोपरेशन लॉसेज हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिजर्ट एरिया की हमने डिफिनेशन देख ली। उसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ डिजर्ट। तो डिजर्ट के कितने टाइप हो सकते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट, रेन शेडो डिजर्ट, कोस्टल डिजर्ट, पोलर डिजर्ट। ये चीज़ें डेफिनेशन है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, आप पढ़ो इसको। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजर्ट, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजर्ट, ये है इंपॉर्टेंट, आपका सिलेबस में मेंशन कर रखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजर्ट एरियाज क्या है।
तो क्वेश्चन आपका मेनली तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या डिजर्ट होता है और क्या टाइप ऑफ डिजर्ट होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजर्ट, ओके। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट को आप किस तरीके से पहचानोगे, डिजर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम देख रहे हैं। Deserts are created by change in climate and accumulation of sand and other rocky waste. A high proportion of desert floor is an erosion surface of a bedrock, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डिजर्ट की, तो डिजर्ट एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड या फिर चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं डिजर्ट के, वो है आपकी सोइल किस टाइप की होगी डिजर्ट एरियाज में, ठीक है। तो सोइल जो है आपका एक नया कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि आप डिजर्ट एरिया में किस टाइप की सोइल देखोगे। सोइल इन डिजर्ट एरिया आर जनरली फर्टाइल बट ड्यू टू लेस सोइल मॉइस्चर, तो यहाँ पे सोइल मॉइस्चर अगर आपका कम है, इट इज़ नॉट इजी टू ग्रो प्लांट्स। तो यहाँ पे जो है आपकी सोइल जो है फर्टाइल होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छी फर्टाइल होती है, लेकिन पानी की कमी की वजह से यहाँ पे आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। टेम्परेचर इन डिजर्ट एरिया की हम बात करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको एक लिमिट्स में लिख सकते हैं कि डिजर्ट एरिया आर मोस्टली अंडर एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स, द टेम्परेचर वेरीज ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। दिन रात का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इन समर टेम्परेचर में रीच अप टू 48 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डे, और समर नाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। सो हियर इज़ वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर ड्यू टू सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर हम बात करते हैं तो डिजर्ट की जो रेंज होती है 10 से 21 डिग्री, दिन में अगर 21 डिग्री सेल्सियस और दिन रात के टाइम पे 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। तो सबसे पहले आपका सोइल हो गया, उसके बाद टेम्परेचर हो गया। आफ्टर दैट रेन फॉल ओवर डिजर्ट, आपकी रेनफॉल जो होती है किस टाइप की होती है, कितनी होती है। रेनफॉल इज़ वेरी लो इन डिजर्ट एरिया, जनरली इरेगुलर रेनफॉल ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस पर ईयर एंड इवेपोरेशन रेट्स आर 20 टाइम्स मोर देन एनुअल प्रेसिपिटेशन। हमने पहले डिजर्ट एरिया की डेफिनेशन में ये बात करी थी कि आपके जो एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लॉसेज होते हैं वो प्रेसिपिटेशन के ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यू गिवन है कि 20 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे से डेफिनेशन में ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि आपके जो एवोपरेशन लॉसेज जो होते हैं वो 20 टाइम्स मोर देन प्रेसिपिटेशन होते हैं। थार डिजर्ट रिसीव लेस देन 15 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। थार डिजर्ट की स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, थार डिजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तो थार डिजर्ट के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर होता है एवरेजन पर ईयर के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ड्यूरिंग डे एंड कंपेरेटिवली हाई इन नाइट। नाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई ह्यूमिड होता है और दिन में आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है। क्लाउड कवर कितना होता है, यहाँ पे लो क्लाउड कवर होता है। डिजर्ट एरियाज में आपकी क्लाउड कवर बहुत कम होता है। विंड मूवमेंट इन डिजर्ट, तो विंड का मूवमेंट किस तरीके से होता है। डिजर्ट एक्सपीरियंस सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स रेगुलरली एंड दीज आर ऑफ वेरी हैवी कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन स्ट्रॉमी एयर मास। तो यहाँ पे जो भी हवा चलती है वो इस तरीके से चलती है कि आपका आंधी तूफान लेके आती है, ठीक है। तो विंड मूवमेंट में आप ये देख सकते हो कि इस तरीके का विंड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जिनके अंदर मिट्टी की मात्रा जो हैवी कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो जनरली विंड मूवमेंट इज़ कैपेबल ऑफ इरोडिंग ट्रांसपोर्टिंग डिपोजिटिंग ऑफ द सैंड मासेज और सैंड ड्यून्स। जहाँ पे आपका एयर इस तरीके की होती है, विंड इस तरीके की होती है कि वो इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सैंड मासेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टाइप्स ऑफ विंड इरोजन की हम बात करते हैं, एक बार आप देख लीजिए कि किस टाइप के होते हैं। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विंड इरोजन, बट आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए डिफ्लेशन क्या होता है, ब्लो आउट्स क्या होता है, डिजर्ट पेमेंट्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए विंड लैंड फॉर्म्स, विंड की वजह से जो क्या क्या फॉर्मेशन होती है अलग अलग लैंड्स की। तो विंड इरोजन की हम बात करते हैं, इसमें डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब हो गया कि आपके जो पार्टिकल्स लिफ्टेड इन एयर और बाउंस अलोंग द ग्राउंड। आप यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, ये आपका ब्लो आउट, जहाँ गड्ढा हो गया ब्लो आउट हो गया। डिजर्ट पेमेंट जिसमें आपका मिट्टी आपकी ऊपर की उड़ जाती है और जो हार्ड बेस होता है वो बचता है सिर्फ, ठीक है। मेसा इस टाइप का मेसा हो गया, और सैंड्यून्स जो आपके सैंड्यून्स होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस टाइप का क्या सिस्टम होता है, ठीक है।
तो डिफ्लेशन किस टाइप के हो सकते हैं? डिफ्लेशन हो गया आपका, डिजर्ट पेमेंट हो गया, डिप्रेशन इन सैंड ड्यून जिसको हम बोलते हैं, आपका जो भी गड्ढे बन जाते हैं उनको हम कहते हैं ब्लो आउट्स, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ क्या हो गए? टाइप्स ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। डिफ्लेशन, ब्लो आउट एंड डिजर्ट पेमेंट, आप यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं क्या क्या होते हैं। इनके बारे में अलग से अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ओके। वो फिर आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजर्ट एरिया है वाटर अवेलेबिलिटी इन द डिजर्ट एरिया। So, due to low rainfall and sandy soil, desert areas having no or very less possibility of holding water. Only in some depressions, very little water may exist, even if a little soil moisture is present due to hot climate and prevailing winds. It will be evaporated quickly. अगर कहाँ कुछ जगह पे अगर वाटर प्रेजेंट भी होता है तो वो evaporate हो जाता है। द ड्रेनेज सिस्टम इज मेड अप ऑफ ड्राइड स्ट्रीम कोल्ड एरोज। यहाँ पे इसको अंडरलाइन इसलिए किया गया कि आपको एरोज पूछ सकता है अलग से कि ये एरोज क्या होते हैं, ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो दो ड्रेनेज सिस्टम मेड ऑफ ड्राई स्ट्रीम, तो ड्राई जो स्ट्रीम्स होती है, देखो डिजर्ट एरिया में क्या होता है, जैसे मान लो ये डिजर्ट एरिया में बारिश हुई, बारिश होने के बाद में पानी बह के गया, ठीक है, पानी बह के गया। अब जैसे वो इवेपोरेट हो गया तो यहाँ पे जो लाइंस बन गई है वो स्ट्रीम ड्रेनेज सिस्टम बन गया। इस ड्रेनेज सिस्टम को क्या बोलते हैं? एरोज, ठीक है। आफ्टर द वाटर फिल्स द एरोज, तो वाटर जो है आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो वहाँ पे आफ्टर द इवेपोरेशन जो लाइंस बचेगी, जो ड्रेनेज सिस्टम बचेगा, उसको हम कहते हैं आपका एरोज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिजर्ट टोपोग्राफी। फिर हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ द डिजर्ट। फ्लोरा ऑफ डिजर्ट की हम बात करते हैं तो डिजर्ट प्लांट्स कैन नॉट यूज सो मच ऑफ वाटर वंस, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ले सकते हैं डिजर्ट प्लांट्स। ऑल्सो डिजर्ट सॉइल कैन नॉट अब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, और जो सॉइल है वहाँ की वो भी अब एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ले नहीं सकती। मोस्ट ऑफ द वाटर रन ऑफ केयरिंग अवे द सोइल पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो रन ऑफ में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि सोइल भी अब्जॉर्ब नहीं करती और पानी पेड़ पौधे भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स आर ड्रोट और सॉल्ट टॉलरेंट सच एज जीरोफाइट्स, some stores water in their leaves, roots and stem. Some desert plants have long top roots and that penetrates water table, बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स की लेंथ होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स होती है बहुत ज़्यादा होती है, वाटर जैसे यहाँ पे ग्राउंड लेवल है मान लो, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से भी नीचे बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स की डेप्थ होती है, तो बहुत ज़्यादा जैसे वाटर टेबल तक नीचे तक भी इनकी रूट्स भी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लोरा है, फ्लोरा की हम बात कर लिए हैं। फ्यूना ऑफ डिजर्ट की बात करें, एनिमल्स ऑफ द डिजर्ट हैव डेवलप्ड स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर एंड वे ऑफ लाइफ दैट एनेबल देम टू सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम हीट। इस तरीके के यहाँ पे जीव होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है कि वो एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव कर पाएँ। व्हेन डिजर्ट आर डिस्कस, लोग ये नहीं बोल सकते डिजर्ट एरिया में किस तरीके के जीव होंगे। आपके कैमल जो है, कैमल उसको हम डिजर्ट एरिया का सिप भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा चील, गिद्ध, हाँ छिपकलियाँ जो होती है जैसे, और गिरगिट टाइप के, तो ये सब आपके जीव उसमें आ जाते हैं। क्या क्या फ्यूना ऑफ डिजर्ट होता है, ठीक है। ये आप कुछ डायग्राम देखते हैं, कैक्टस होता है डिजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे पेड़ पौधे, ठीक है, पिकली पियर। और अगर हम फ्यूना की बात करते हैं कैमल या डिजर्ट टोटोरिस, तो ये सब कुछ आपके फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ डिजर्ट में आ जाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन की हम बात करते हैं डिजर्ट एरिया में। अभी तक देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजर्ट एरिया चल रहा है जिसमें 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। 11th पॉइंट है आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन इन डिजर्ट एरिया। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इन राजस्थान, तो जैसलमेर में देख लीजिए आप, डेंसिटी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत सबसे कम जैसलमेर में, और एरिया सबसे ज़्यादा वहीं का होगा। 17 पीपल्स पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पीपल हैं एज पर 2011 सेंसस। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डेजर्ट की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज आपके अच्छे हो जाते हैं यहाँ पे। कोई जैसे बाड़मेर की बात करते हैं तो वहाँ पे गैस रिफाइनरीज आपको मिल सकती है, कुछ मिनरल्स आपके मिल सकते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डिजर्ट में ये आ जाता है। आफ्टर दैट सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आल्सो फाउंड इन डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एक्सप्लेन। तो यहाँ पे पचपदरा रिफाइनरी ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पचपदरा के बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। मिराज एक फिनोमिना होता है जो कि आपके डिजर्ट एरिया में होता है ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से।
और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, ड्रोट, आइसोलेशन, एरिडिटी और ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजर्ट एरिया, आपको टॉपिक्स याद करने हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स याद करने हैं। सोइल इन डिजर्ट, टेम्परेचर, रेनफॉल ओवर डिजर्ट, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, विंड मूवमेंट इन डिजर्ट, उसके अलावा किस टाइप के इरोजन होते हैं ड्यू टू विंड मूवमेंट, और वाटर अवेलेबिलिटी किस टाइप की होती है, डिजर्ट की टोपोग्राफी, फ्लोरा, फ्यूना, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द डिजर्ट। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक एडिशनल है जिसमें मिराज, स्कैरिसिटी, ड्रोट, आइसोलेशन, एरिडिटी, ये सब आ जाते हैं। तो एक 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो इतने पॉइंट्स आपको मिनिमम 15-16, इनको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इन डिटेल। और 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप अलग से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन थार डिजर्ट इन एंड इट्स क्लाइमेट इन डिटेल। तो देखिए आप डिजर्ट के हम टाइप देख लेते हैं। पहले हमने देखे सब ट्रॉपिकल हो गया, कोई अकॉर्डिंग टू रीजन्स हमने डिसाइड किया था कि किस टाइप के डिजर्ट हो रहा था। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जो थार डिजर्ट है वो ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो हम थार डिजर्ट को यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं। So the Thar Desert, also known as Great Indian Desert, is an arid region in the northwestern part of Indian subcontinental। देखो हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में थार डिजर्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। दैट कवर्स एरिया ऑफ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। देखो 2 लाख यहाँ पे एरिया की बात करते हैं तो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे एरिया है। एंड दिस फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज़ द वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट डिजर्ट। ओवरऑल डिजर्ट्स की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट डिजर्ट है। इस चीज़ को आप अपडेट कर लीजिए, अगर एग्जाम से पहले कुछ डेटा अपडेट होता है तो उसको आपको अपडेट करके लिखना है। एंड अगर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल्स डिजर्ट की तो ये 9th है। ठीक है, तो 9th इन द वर्ल्ड। तो द थार डिजर्ट स्प्रेड बिटवीन अरावली हिल्स रेंज इन द ईस्ट एंड द इंडस रिवर इन द वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट की बात कर लेते हैं, क्या डिजर्ट एरिया स्प्रेड हो रखा है उसकी। एंड अबाउट 85% ऑफ द थार डिजर्ट इज इन इंडिया। ठीक है, और 15% जो है पाकिस्तान में। इसका 85% हो गया आपका 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर, और जो 30,000 किलोमीटर स्क्वायर वो आपका पाकिस्तान में है। थार डिजर्ट फॉर्म्स अबाउट 10% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो एरिया है जियोग्राफिकल, उसका 10% जो कवर करता है वो आपका थार डिजर्ट है। और मोर देन 60% ऑफ द थार डिजर्ट इज लाइज इन द राजस्थान। बाकी इस राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी आपका थार पड़ता है। ठीक है, तो द थार डिजर्ट इज लेइंग बिटवीन 24 to 30 डिग्री नॉर्थ। अगर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की बात करते हैं तो इसका लेटीट्यूड है 24 से 30 डिग्री नॉर्थ, और 70 से 74 डिग्री ईस्ट आपका लॉन्गिट्यूड पड़ता है इसका। डिविजन्स कर रखे हैं थार के वेरियस, इसको डिवाइड कर रखा है। तो क्या क्या डिविजन्स है, एक तो लूनी नदी का बेसिन है जिसको हम द लूनी बेसिन कहते हैं। दैट कंप्राइज ऑफ द पाली जालोर, इसमें आते हैं आपके पाली जालोर। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बाड़मेर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अजमेर, सिरोही, साउदर्न पार्ट ऑफ द नागपुर। यहाँ पे समझाने लायक कोई चीज़ नहीं है, आपको इसको रटना ही है। ठीक है, कि डिवीजन ऑफ थार में कौन कौन से, जैसे लूनी में कौन कौन से आते हैं, पाली जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और अजमेर, सिरोही, ठीक है, और नागपुर। तो कौन कौन से लूनी नदी के बेसिन में ये आ गए। उसके अलावा द नॉर्थर्न ड्रेनेज जोन जिसमें आपके सीकर, झुंझुनू और नॉर्दर्न नागपुर आता है। ठीक है, द एग्रीकल्चरली रिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, पंजाब हरियाणा, ये इसको अलग से डिवीजन कर रखा है। फिर आफ्टर उसके बाद में है 4 नंबर द ट्रू डिजर्ट और मरुस्थली, जिसको हम मरुस्थली बोलते हैं, तो ये अलग से डिवीजन है। इसमें आता है आपका एंटायर जैसलमेर, नॉर्दर्न बाड़मेर एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जोधपुर, बीकानेर, चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो ये जितने भी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके वेस्टर्न पार्ट, और जैसलमेर आपका पूरा आता है। सब डिविजन्स की बात करते हैं उसमें मरुस्थली सब डिविजन्स में आप यहाँ से देख सकते हैं, मरुस्थली, बघार और रोही। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो क्या क्या फीचर्स हैं आपके थार डिजर्ट के। दिस इज एक्सटेंसिव सैंडी प्लेन। ठीक है, उसके अलावा कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, रण के कच्छ से लेकर इंडस वैली तक। ईस्ट में आप, साउथ में आपका रन ऑफ कच्छ, और वेस्ट में आपका इंडस वैली। देर आर फ्यू सेलाइन लेक्स, इसमें कुछ सॉल्टी लेक्स हैं जैसे पचपदरा, सांबर, डिडवाना, ये सब थार डिजर्ट में आती है। और द रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट की हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यहाँ पे।
and it rises over 325 मीटर in the east while drops in 250 मीटर in the west। ये आपकी टोपोग्राफी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं द डिजर्ट इज मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड। देखो थार डिजर्ट की हम बात करते हैं तो दुनिया में जितने भी डिजर्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है? आपका थार डिजर्ट। ओके, तो थार डिजर्ट इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड इट इज हैविंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 84% पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने? 84% एज कम्पेयर टू 3 to 9 किलोमीटर स्क्वायर इन अदर डिजर्ट। और बाकी जो डिजर्ट है उनमें 3 to 9 किलोमीटर स्क्वायर जो पर पर्सन की डेंसिटी होती है। देर इज अ सीरियस बायोटिक प्रेशर ऑन इट्स इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स एंड हाई लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिटोरिएशन ऑफ इकोसिस्टम। तो जहाँ पे आपका इकोसिस्टम है ख़राब क्यों होता है? देखो, एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डिजर्ट्स। उसके अलावा यहाँ पे सूखा पड़ता जाता है, हर साल सूखा पड़ता है। तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट और पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से यहाँ पे इकोसिस्टम वो गड़बड़ा जाता है। ओवर द ईयर्स देयर इज चेंज इन लैंड यूज एंड दैट चेंजेस हैबिट्स ऑफ पीपल। और यहाँ पे इसकी हेल्प की गई है कि कैसे भी आपका जो डिजर्ट है, थार डिजर्ट, वो बचा रहे। एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राजस्थान कैनाल। तो यहाँ पे इसके लिए क्या किया गया कि यहाँ पे पानी की कमी है उसको पूरी करने के लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाते हैं, वो यहाँ पे शुरू की गई। आफ्टर दैट क्लाइमेट ऑफ थार डिजर्ट की हम बात करते हैं तो क्लाइमेट किस तरीके का होता है यहाँ पे? द की कैरेक्टरिस्टिक तो एरिड रीजन इज लो प्रेसिपिटेशन कंपेयर टू द हाई एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड। यहाँ पे वाटर डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है जो बहुत कम होता है। द हॉट एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज नो एक्सेप्शन वेयर एनुअल रेनफॉल इज 10 to 50 सेंटीमीटर। और पोटेंशियल इवेपर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? 14 to 20 सेंटीमीटर। देखो, पोटेंशियल इवेपर ट्रांसपिरेशन आपको पता होगा, सिविल स्टूडेंट्स एनवायरमेंट उसमें इरिगेशन में पढ़े हैं, पीईटी क्या होता है, एईटी क्या होता है, ठीक है। द प्रेसिपिटेशन इज मेनली रिसीव ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। और जहाँ पे सीजन आपका जून से सितंबर का जो सीजन आता है उसमें प्रेसिपिटेशन मेनली यहाँ पे रिसीव होता है। द मानसून रिचेज द थार डिजर्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड द एंटायर एरिड जोन इज कवर्ड बाय मिड ऑफ जुलाई। मानसून सीजन इज ऑफ 2.5 to 3 months, 2.5 से 3 महीनों का यहाँ पे मानसून सीजन होता है एज कम्पेयर टू 4 months इन अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे बहुत कम मानसून सीजन होता है, प्रेसिपिटेशन की दिक्कत है। तो यहाँ पे क्लाइमेट हम देख रहे हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट होता है थार डिजर्ट में। द एनुअल रेनफॉल इन द वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा है आपका 1901 से 2010 का डेटा है। उसके अकॉर्डिंग एनुअल रेनफॉल इन द वेस्टर्न जो राजस्थान उसमें 291 mm, अबाउट 88% इज रिसीव ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। जिसमें से आपका साउथ वेस्ट का जो मानसून सीजन आता है 2 से 2.5 महीनों का, उसमें ही आपका प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है 88%। बाकी जो 12% है वो अदर मानसून सीजन्स में आपको रिसीव होता है। द थार डिजर्ट रीजन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग समर सीजन। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो आपको है पता ही है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 50 डिग्री के समथिंग हो जाता है। और विंटर्स में आपका यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, 14 से 16 डिग्री। एंड मिनिमम टेम्परेचर समटाइम्स गो डाउन एज लो एज 0 to 2 डिग्री, बहुत कम भी हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। विंड स्पीड्स की हम बात करते हैं, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे डस्ट जो है साथ में स्टॉर्म्स की तरीके से यहाँ पे डस्ट उड़ती है, स्टॉर्म्स यहाँ पे आते हैं, आंधी तूफान, ये आपके विंड स्पीड्स हो गई। नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, देर आर वेरी लो वेजिटेशन कवर। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो थार डिजर्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है, थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ वन ऑफ, इट इज़ द होम ऑफ 25 स्पीसीज ऑफ सरपेंट्स एंड 23 स्पीसीज ऑफ द लिजर्ड्स। यहाँ पे छिपकली वगैरह ये जो है इनकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। और यहाँ पे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे पाया जाता है, द ब्लैक बक, इंडिया वाइल्ड ऑस एंड द इंडियन गैजल, ये सब यहाँ पे पाई जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर ले हैं। यहाँ पे थार डिजर्ट नेशनल पार्क भी है आपका, जैसलमेर में है। बाड़मेर इज़ द प्लेस फॉर अट्रैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे इसमें बंगाल फोक्स है, चिंकारा, डिजर्ट फोक्स, वोल्फ, डिजर्ट कैट, ब्लैक बक एंड सम माइग्रेटर बर्ड्स। ओके, तो ये सब कुछ आपके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई। तो आपके थार डिजर्ट में आप क्या लिखोगे? थार डिजर्ट को आपको एक्सप्लेन करने को बोला होगा अगर, तो थार डिजर्ट की आप पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह देखो, थार डिजर्ट कहाँ पे फैला हुआ है, क्या लोकेशन है थार डिजर्ट की, ठीक
ठीक है। उसके बाद में थर्ड डिजिट का डिवीजन हो रखा है, ठीक है। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लोगे, सैलिएंट फीचर होता है थर्ड डिजिट। उसके बाद में ये भी आपके फीचर्स में आता है कि उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत है, क्या क्या इसमें स्कीम्स चलाई गई राजस्थान की तरफ से। क्लाइमेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे आपकी बारिश कम ज़्यादा होती है, कितनी होती है, कहाँ किस टाइम पे होती है, वो सब कुछ आप यहाँ पे क्लाइमेट्स में देख लोगे। उसके अलावा टेम्परेचर की हम बात कर लें, यहाँ पे विंड स्पीड की बात है, नेचुरल वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, उसके बाद में आप इस बारे में लिख सकते हैं कि पूरा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 20 नंबर का तो आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म होता है थर्ड डिजिट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिजर्टिफिकेशन, इट्स कॉजेज एंड इट्स कंट्रोल। डिजर्टिफिकेशन क्या है, इसके क्या किस वजह से होता है और इसका कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं। तो डिजर्टिफिकेशन क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये लैंड का जो है, जो भी ज़मीन है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसमें जो आपका ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड रीजन बिकम्स इंक्रीजिंगली एरिड, टाइपिकली लूजिंग इट्स बॉडीज ऑफ वाटर एज वेल एज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी नॉर्मल लैंड मास है, उसका आपके पास यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे पानी है या फिर वाइल्ड लाइफ है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका ड्राई रीजन बनता जाता है, और इस ड्राई रीजन की वजह से क्या होता है, एक एरिड रीजन ये बन जाता है, जिसमें ना तो आपकी वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर पाती है, ना आपकी वेजिटेशन सर्वाइव कर पाते हैं, ना ही आपकी जो भी वाटर बॉडीज हैं वो आपकी रह पाती है यहाँ पे। तो डिजर्टिफिकेशन का मतलब आपका नॉर्मल जो भी लैंड है वो ख़राब हो रहा है और उसका कोई यूज नहीं रहेगा, उसमें ना तो वेजिटेशन रहेगा, ना वाइल्ड लाइफ रहेगी, ना वाटर बॉडीज रहेगी, तो उसको कहते हैं आप डिजर्टिफिकेशन। एंड इट इज़ कोज बाय द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखे हैं कि व्हाट आर द कोजेज, तो कोजेज पढ़ेंगे और इसका कंट्रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे डिजर्टिफिकेशन इज ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, डिजर्टिफिकेशन जैसे मान लो कोई लैंड है, नॉर्मल लैंड, ठीक है, तो या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। लैंड और वेजिटेशन इज अनेबल टू रिकवर। इसके अंदर क्या होता है कि एक बार आपका डिजर्टिफिकेशन हो गया तो उसमें रिकवरी नहीं हो पाती आपके लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और आपका वेजिटेशन कवर है वो आपका वापस रिकवर नहीं हो पाता है। एंड दिस इज़ कोज्ड बाय द ह्यूमन एंड नेचुरल कोजेज। तो किसकी वजह से होता है डिजर्टिफिकेशन, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और कुछ नेचुरल कोजेज की वजह से। तो वो क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज हम बात करते हैं डिजर्टिफिकेशन की, लाइट, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। तो इनकी कैटेगरीज ऑफ डिजर्ट हो गया। क्या क्या कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन होते हैं, तो आप कॉजेज में हम बात कर लेते हैं। आपको हमने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी डिजर्टिफिकेशन की, उसमें आप अच्छे से देखो, वहाँ पे विद पिक्चर्स आपको हर चीज़ समझाई गई है, वहाँ से आपको बेटर समझ आएगा कि ड्रोट एक तो क्या है कि आपका सूखा हो रहा है किसी लैंड एरिया के अंदर बहुत बार, जो फ्रीक्वेंट ड्रोट्स की वजह से आपका डिजर्टिफिकेशन हो गया। ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे खेती कर रहे हो, या फिर आप वहाँ से पेड़ वेड़ काट रहे हो फ्यूल एंड शेल्टर के लिए, अगर आप पेड़ वेड़ काट रहे हो तो उसकी वजह से भी आपका डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। ड्रोट की हम बात करते हैं तो ड्रोट क्या है, ए लॉन्ग पीरियड विदाउट रेनफॉल, ठीक है, एंड दिस कॉजेज द क्रॉप टू डाई। यहाँ पे जो भी क्रॉप्स होती है वो मर जाएगी, ड्राई हो जाएगी। तो ड्रोट की वजह से ये भी ये हो सकता है, लेक ऑफ फूड हो जाता है, पीपल में हैव टू मूव टू फाइंड द फूड, तो यहाँ से जो पीपल हैं वो मूव कर जाएंगे। ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं तो टू मेनी एनिमल्स ग्रेजिंग ऑन द लैंड, एनिमल ईट ऑल द वेजिटेशन एंड वेजिटेशन फेल टू ग्रो। अगर वापस आपका वेजिटेशन है वो रिकवर नहीं हो पाया तो वहाँ पे आपका डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। सोइल इज एक्सपोज टू रेन एंड विंड, आपकी जो वेजिटेशन अगर नहीं हुआ वहाँ पे तो आपका रेन और विंड के लिए आपकी सोइल जो एक्सपोज हो जाएगी। एंड सोइल इज वॉश्ड और या फिर ब्लोन है, या तो आपकी जो सोइल है वो उड़ जाएगी या रेन की वजह से आपकी वहाँ पे वॉश हो जाएगी। ओवर कल्टिवेशन की बात करते हैं तो नो रोटेशन ऑफ क्रॉप एंड मेनी मोर क्रॉप्स आर ग्रोन एवरी ईयर। जो आपकी सेम क्रॉप है वो बहुत बार आपकी ग्रो कर रही है, वहाँ पे आपने क्रॉप का रोटेशन नहीं किया है तो वो आपका ओवर कल्टिवेशन में आता है। So the crop take all the nutrients from the soil and soil become infertile due to lack of nutrients. Nothing can grow on. Now, if nothing is grown on the soil, no crops to protect the soil. The soil is again easily eroded by the wind and rain. अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि
आपको क्रॉप साइकिल करना जरूरी रहता है कि मान लो 6 महीने, देखो मान लो क्या होता है 12 महीने में 6 महीने अलग सीजन आता है और 6 महीने अलग सीजन आता है, ठीक है। रबी खरीफ आपने पढ़ा होगा। तो अगर रबी की कोई फसल है, आपने गेहूं बो दिए, ठीक है, और इधर आपने बाजरा बो दिए खरीफ में, तो आप क्या कर रहे हो, हर बार गेहूं बाजरा कर रहे हो, तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके निकल जाएंगे। आपको क्रॉप सर्कुलेशन यहाँ पे करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ओवर कल्टीवेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड फ्यूल फॉर द शेल्टर, आप अगर पेड़ वेड़ काट रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पेड़ की जो रूट्स हैं वो आपकी सोइल को स्टेबलाइज करके रखती है। अगर वो ही नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि आपका इरोजन हो सकता है, ठीक है। और डिजर्टिफिकेशन के कंट्रोल, मेन जो आपका पर्पज है डिजर्टिफिकेशन इन इट्स कंट्रोल, यहाँ पे आपका सिलेबस में जो गिवन है डिजर्टिफिकेशन के कंट्रोल, तो किस तरीके से आप डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये हुआ कि आप पेड़ पौधे वापस लगाएंगे वहाँ पे। ओवर ग्रेजिंग जो है, जितने भी आपके कोजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन है, जो कोज हो रहे हैं उन्हीं की वजह से, इनकी वजह से डिजर्टिफिकेशन हुआ, इन चीज़ों को आप रोक दीजिए। ड्रोट है, नेचुरल है, तो आप इस चीज़ को तो कैसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। उसके अलावा ओवर ग्रेजिंग आप स्टॉप कर सकते हो, ओवर कल्टीवेशन आप स्टॉप कर सकते हो, पेड़ वेड़ काटना है जब, ये भी आप स्टॉप कर सकते हो। तो 3 चीज़ें तो आपकी कोजेज के अंदर ही आपका कंट्रोल आ गया। उसके अलावा फिक्सेशन ऑफ सॉइल, सॉइल आप फिक्स कर सकते हो। राजस्थान में बात कर रहे थे, और थर्ड रिजल्ट में आपका IGNP, राजस्थान कैनाल जो है स्टार्ट करी गई थी पानी के लिए, ठीक है, ड्रोट के लिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, स्टोर वाटर, एजुकेशन, पीपल को आप एजुकेट कीजिए कि यहाँ पे आपका क्या चीज़ असेंशियल है, क्या चीज़ नहीं असेंशियल है। और डिजर्टिफिकेशन, उसके अलावा आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि यहाँ पे आप डिजर्टिफिकेशन कैसे स्टॉप कर सकते हैं, लोगों को बताइए, उससे आप डिजर्टिफिकेशन का कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हैं कि रिफॉरेस्टेशन, जो भी आपका एग्जिस्टिंग लैंड है, एग्जिस्टिंग आपका फॉरेस्ट है, उसको आपको क्या करना है, वापस से रिकवर करना है। देर आर फ्यू लोकल ट्री स्पीसीज सूटेबल फॉर प्लांटिंग इन डिजर्ट, कुछ लोकल ट्री स्पीसीज हैं जो आपके डिजर्ट एरियाज के लिए सूटेबल हैं, विच आर स्लो ग्रोविंग, देयरफॉर एक्सोटिंग ट्री स्पीसीज वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द प्लांटेशन, कुछ ट्री की स्पीसीज हैं वो इंट्रोड्यूस करी गई हैं टू कंट्रोल द डिजर्टिफिकेशन इन द थार अबाउट 649 किलोमीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना 649 किलोमीटर लंबी जो है, ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसको जो भी फर्टाइल एरियाज थे उनके लिए उसको स्प्रेड किया गया। All the major aims to increase the amount of vegetation cover which will reduce the risk of soil erosion। और क्या क्या मेजर्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टॉप ओवरग्रेजिंग बाय रिड्यूसिंग ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स। उसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप यहाँ पे कर सकते हो कि जहाँ पे आपकी क्रॉप है वहीं पे आपके एनिमल्स को आप बांध के रखो। एंड जो आपकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसकी वजह से, तो क्रॉप्स एंड एनिमल आर फॉर्म टुगेदर, एंड एनिमल्स जो वेस्ट आता है वो आप सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स मोर ट्री, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो प्लांट करोगे, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाओगे। मोर ट्रीज विल प्रोटेक्ट मोर सॉइल टू इरोड फ्रॉम रेन और वाटर, जड़ें जो हैं आपकी पेड़ पौधे की रूट्स हैं, उसकी वजह से आपका सॉइल का इरोजन है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। स्टोर वाटर, इसमें आपका आएगा बाय बिल्डिंग अर्थ डैम इनटू द वेट सीजन टू इरिगेट क्रॉप इन ड्राई सीजन। आप क्या कर सकते हो, कोई अर्थ डैम बिल्ड कर सकते हो जिसकी वजह से जो भी आपकी बारिश के टाइम पे पानी आएगा उसको आप स्टोर करके ड्राई सीजन में आप उसके लिए क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हो। एजुकेशन में बात करते हैं, पीपल मस्ट बी एजुकेट फॉर स्टॉपिंग द डिजर्टिफिकेशन, टेल देम हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन बेस्ट वे। कोई भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से आप बेस्ट वे में आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो इसके लिए आप एजुकेट करो। अप्लाई फार्मिंग पॉलिसीज़, जिसमें आप जैसे फार्म पॉलिसीज़ में ये आएगा आपका कि जैसे क्रॉप का रोटेशन है, तो आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लगाएं कि आपको असेंशियल हो जाए कि आप क्रॉप का रोटेशन ज़रूरी हो जाए। तो डिजर्टिफिकेशन क्या हुआ, डिजर्टिफिकेशन की क्या कॉजेज़ हैं और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। उसके बाद में आपका आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सैंड ड्यून्स एंड हाउ द सैंड ड्यून्स कैन बी
स्टेबलाइज। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। द डिजर्ट लैंडस्केप इंक्लूड वेरियस लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड इरोजन। विंड इरोजन की वजह से बहुत सारे नए नेचुरल लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। इन द हार्ट ऑफ द डिजर्ट द विंड हैज़ फ्री प्ले। विंड जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजर्ट एरियाज में, क्योंकि ये आपकी मिट्टी इधर से उधर लेके जा सकती है। जो भी विंड स्ट्रॉम्स आते हैं तो उनमें जो विंड है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। विंड इरोजन क्रिएट्स माउंट्स ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड फ्लैट टॉप्स hills known as mesas and bergs. The sand bodies of the desert are always on railing motion due to the prevailing action of wind. विंड क्या है आपकी बदलती रहती है, ठीक है। तो विंड बदलती रहती है तो उसकी वजह से आपका जो भी सैंड बॉडीज हैं वो भी आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो द सैंड ड्यून्स में रीच ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 250 मीटर। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंड ड्यून कि सैंड ड्यून्स की आपकी हाइट कितनी हो सकती है, 250 मीटर फ्रॉम सरफेस। आपकी सरफेस से 250 मीटर तक की, मान लो ये सैंड ड्यून है तो सैंड ड्यून्स की मैक्सिमम हाइट 250 मीटर्स तक जा सकती है। एंड ड्यून्स में सो वेरियस शेप्स एंड पैटर्न्स दैट आल्सो चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू एक्टिव विंड्स। अगर मान लो विंड आपकी डायरेक्शन ये है, ये आपकी विंड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो अगर मान लो ये विंडवर्ड साइड है और ये आपकी जिसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है, अपोजिट टू विंड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से सैंड ड्यून बनता है कि स्लोप आपका यहाँ पे 10 to 12 डिग्रीज और अपोजिट डायरेक्शन में आपका 33 to 34 डिग्री का स्लोप आता है, ठीक है। तो जैसे एक ये बन गया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, तो ऐसे हाइट बढ़ती रहती है। तो सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है ड्यू टू विंड की वजह से। तो विंड का ब्लो होता है तो उसकी वजह से आपका सैंड ड्यून्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून की बात कर लेते हैं। इसमें पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका राजस्थान में आपको मिल जाएगा थार डेजर्ट में, बरखान, ठीक है। बरखान जो है सैंड ड्यून मोस्ट कॉमन टाइप है और जनरली इसकी शेप होती है वो अर्धचंद्राकार आकार की होती है। अगर आपका स्लोप इस तरीके का है, विंड डायरेक्शन यहाँ से है, तो ये किस वजह से फॉर्म होता है, अगर आपका सप्लाई ऑफ इरोडेबल फाइन सैंड बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई। दिस अकर्स व्हेन देयर इज ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ इरोडेबल फाइन सैंड, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्धचंद्राकार आकार की होती है। और तो ये आपके बरखान हो गए। उसके अलावा पैराबोलिक ड्यून्स होते हैं। पैराबोलिक ड्यून्स में आपकी क्रीसेंट सी बट विद ए कॉनकेव साइड ऑन द विंडवर्ड साइड। इसलिए आपके बरखान अगर ऐसे थे, बरखान की अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, बरखान की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी और डायरेक्शन ऑफ विंड इधर थी। पैराबोलिक ट्यून्स की अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी विंड अगर इधर से आ रही है तो ये अपोजिट टू बरखान हो जाते हैं। एंड दिस में एसोसिएट विद द डिफ्लेक्शन होलो। डिफ्लेशन हमने पहले बात कर ली, डिफ्लेशन होलोज क्या होते हैं। ट्रांसफर ट्यून्स हो सकते हैं, उसके अलावा लीनियर ड्यून्स हो सकते हैं, ये सब आप पढ़ना यहाँ से आपके। और स्टार ड्यून्स होते हैं। इसकी एक बार डायग्राम देख लो किस तरीके से ड्यून्स होते हैं। देखो बरखान ड्यून की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपके बरखान, ये आपके लीनियर ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून, ये है आपकी विंड डायरेक्शन। अगर विंड डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, विंड डायरेक्शन है, ये ट्रांसफर ड्यून, पैराबोलिक ड्यून, बरखान ड्यून बिकमिंग ट्रांसफर ड्यून। बरखान ड्यून्स कभी कभी अगर मान लो ये आपके बरखान ड्यून है, अगर यहाँ पे विंड इस तरीके से चल गई तो इनका क्या होगा कि स्प्रेडिंग हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से बरखान ड्यून्स होते हैं वो ट्रांसफर ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्टार ड्यून्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यून्स जो हैं आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं और इनकी आप डेफिनेशंस जो हैं अलग अलग आप लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन सैंड ड्यून क्या होता है और उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। देखो सैंड ड्यून्स जो हैं उनका स्टेबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में कैसे इसका स्टेबलाइजेशन किया जाएगा। Stabilization of sand dune are important. The vegetation can be destroyed by the storms, cyclones, drought, or by the human interface in living areas of the people and army area in India-Pakistan border. यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कुछ एरियाज हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया वाली बॉर्डर है, ठीक है, उस वहाँ पे कोई सैंड ड्यून है यहाँ पे, या फिर कोई लिविंग पीपल है वहाँ पे कोई सैंड ड्यून है। तो सैंड ड्यून अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो यहाँ पे अगर मान लो पॉपुलेशन है और ये सैंड ड्यून है तो सैंड ड्यून क्या होगा,
अगर मूव कर गया पीपल जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये तो पूरा जो एरिया है वो ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरिया पे अगर सैंड ड्यून स्टेबलाइज नहीं है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन लिविंग एरिया ऑफ पीपल एंड आर्मी एरिया ऑफ इंडिया पाकिस्तान इज अंडर द अनस्टेबल ड्यून, इट में रिजल्ट इन सीवियर लॉस। द फॉर्मेशन ऑफ ड्यून में बी प्रिवेंटेड और स्लो डाउन बाई अडोप्टिंग द मेजर्स। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन? रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ विंड बाय एक्सर्टिंग एट द बैरियर्स। कुछ बैरियर्स हम लगा दें, मान लो इधर से विंड आ रही है, आपने कुछ बैरियर लगा दिया, उसकी वजह से आपकी विंड जो है वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ ड्यून्स जो है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टिंग द सैंड मूवमेंट थ्रू केमिकल स्प्रेस। कुछ सैंड के ऊपर आपने केमिकल स्प्रेस कर दिए, उसकी वजह से आप जो भी आपका सैंड मूवमेंट है उसको आप रेस्ट्रिक्ट करोगे। उसके अलावा एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन दैट बाइंड्स द सैंड। वेजिटेशन का डेवलपमेंट है उसको आप एनकरेज करोगे, क्योंकि उसकी जड़ें हैं, जो वेजिटेशंस होती हैं उनके रूट्स हैं, उनकी वजह से आपकी जो सैंड है वो बाइंड होके रहती है। Depending upon suitability and availability of material, a Thar desert dunes can be stabilized by the use of water, chemical and sealants. Sealants क्या होते हैं? जो आपके सीलिंग के काम आते हैं, कुछ materials. Erection of physical barriers and through forestation. इसको बोलते हैं reforestation, ठीक है। आप फिर reforestation करोगे या फिर erection of physical barriers, sealants का यूज़ कर सकते हैं, water या फिर केमिकल का। तो हम एक एक को पढ़ते हैं, वाटर का किस तरीके से यूज़ करेंगे, केमिकल का किस तरीके से यूज़ करेंगे, सीलेंट्स का किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिजिकल बैरियर्स कैसे लगा सकते हैं और रिफॉरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर का। पर वाटर इज़ ए गुड स्टेबलाइजर फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के कुछ टाइम के लिए स्टेबलाइजर है वाटर। तो यहाँ पे आप वाटर का यूज करके आपकी जो मिट्टी है उसको इरोजन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड जो है वो कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे वाटर है आपका इजीली अवेलेबल है। केमिकल स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो केमिकल स्टेबलाइजेशन कैसे, इसमें क्या होता है कि आप केमिकल्स का स्प्रे करोगे, और केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द पेट्रोलियम, ठीक है। तो इनका आप स्प्रे करोगे तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो सैंड है उसका सैंड्यून्स है उनका स्टेबलाइजेशन हो सकता है। अब क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं? लो ग्रेविटी एस्फाल्टिक ऑयल, हाई ग्रेविटी वैक्सी ऑयल या फिर क्रूड ऑयल। इन सब का अगर आप स्प्रे करते हो सैंड पे, सैंड ड्यून पे, तो उसकी वजह से आपका स्टेबलाइजेशन होता है। अब इसमें एस्फाल्टिक ऑयल, वैक्सी ऑयल और क्रूड ऑयल, इनको भी अलग हमने डिफाइन किया है, कैसे एक्सप्लेन किया है इसको। The asphaltic oil forms a thin, non-sticky sheet over sand dune surface and it can be easily damaged by animals, so repeated spray are required. Asphaltic oil है, इसको हम क्या करते हैं, ये नॉन स्टिकी होता है और थिन सरफेस जनरेट करता है आपका जो भी सैंड ड्यून है। लेकिन क्या है कि जो भी एनिमल्स है उनकी वजह से इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका स्प्रे जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। दिस मेथड यूज नियर द रूट्स वेयर ट्री प्लांटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे ट्री प्लांटेशन नहीं पॉसिबल है उस जगह पे आप एस्फाल्टिक ऑयल का स्प्रे करोगे। सेकेंड आपका हाई ग्रेविटी वैक्सी ऑयल। तो यहाँ पे हाई ग्रेविटी वैक्सी ऑयल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। दिस टाइप ऑफ ऑयल पेनिट्रेट्स 10 to 20 मीटर सॉइल सरफेस। 10 to 20 मीटर ऑफ सॉइल सरफेस है वहाँ तक पेनिट्रेट कर जाता है अगर ये, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। और क्रूड ऑयल का हम किस तरीके से, क्रूड ऑयल भी हम स्प्रे कर देते हैं ताकि आपका जो सैंड ड्यून है वो स्टेबलाइज हो सकते हैं। एंड दिस में भी इफेक्टिव फॉर 2-3 ईयर्स। अगर आप क्रूड ऑयल का अगर स्प्रे करते हो किसी सैंड ड्यून पे तो 2 से 3 साल तक वो इफेक्टिव हो सकता है। तो हमने बात करी वाटर की, तो वाटर की वजह से आप कैसे स्टेबलाइजेशन कर सकते हो, केमिकल स्टेबलाइजेशन किस तरीके से कर सकते हो, दोनों हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन। तो देखो, establishment of vegetation cover on sand dune is one of the best and most permanent method of the stabilization। क्या होता है कि जैसे केमिकल स्टेबलाइजेशन है या फिर आपका वाटर स्टेबलाइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा परमानेंट मेथड तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं यहाँ पे। अगर आप पेड़ पौधे ग्रो कर दोगे तो मोस्ट परमानेंट मेथड है, ठीक है। उसकी वजह से आपके जो इरोजन ऑफ सॉइल है वो नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, नर्सरी जो है वहाँ पे आप प्लांट्स ग्रो करोगे और उनको प्लेस किया जा सकता है जहाँ पे सैंड ड्यून है
ताकि आपका जो सैंड ड्यून का मूवमेंट है वो कम हो सके। A mixture of plants having deep vertical roots to tap moisture zone and the plants which have capability of self regeneration should be placed in the desert area। तो क्या क्या हो गया आपका वाटर, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन। तो किस तरीके से स्टेबलाइजेशन हमने बात कर ली। अब कुछ प्रोग्राम्स जो हैं इंडियन गवर्नमेंट ने या राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। Sand dune stabilization program for the Thar Desert in India. The stabilization in the Thar Desert of India is based on the understanding of adaptive characteristics of the dune interface system as well as on the soil water plant relationship of the major dune types। तो ये डिपेंड करता है आपका जो स्टेबलाइजेशन जो प्रोग्राम है कि किस तरीके का आपका वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यून है। जो ड्यून सैंड ड्यून है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टेबलाइजेशन किस तरीके का होगा। A number of physical and chemical methods of stabilization have been tried during the 4 decades। पिछले 4 decades से हम बहुत सारे मेथड्स यूज कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है जो ऑब्जर्व किया गया सबसे बेस्ट, ठीक है, वो है आपका प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सर्ब्स एंड ग्रासेज एट द अप्रोप्रिएट साइट एंड यूजिंग द प्रूवन टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे हम या तो ट्रीज का प्लांटेशन, सर्ब्स का प्लांटेशन, ग्रासेस का प्लांटेशन या फिर कुछ प्रूवन टेक्नोलॉजी का मतलब जो प्रूव हो चुकी है, जिनकी वजह से सैंड ड्यून्स का ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन हो चुका है, ऐसी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे लगा चुके हैं। इवन आफ्टर वेरियस एफर्ट्स वी नीड फर्दर रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी एंड दैट सूट्स द डिफरेंट ड्यून एनवायरमेंट्स एंड टू मेक द वेरियस इकोनॉमिकल एंड मोर वाइबल। तो यहाँ पे आपका वेंचर जो है वो इकोनॉमिकल हो और वाइबल हो, ठीक है। तो हमें अभी तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है, उसके बावजूद भी हमें कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जिसकी वजह से रियली आपका स्टेबलाइजेशन इकोनॉमिकल वे में हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके के किस टाइप के सैंड ड्यून्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद में सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन किस तरीके से किया जा सकता है। चैप्टर 6 आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। Thanks for watching the video. If you have not subscribed our channel, subscribe the channel and don't forget to like the video. Okay.